Good morning, students. Today is our module 4 of the same chapter, electricity, and we will study about the Ohm's law. Ohm's law is a very important topic. Basically, Ohm's law है क्या? It gives us the relationship between electric current and electric potential difference. अब अभी तक हमने पढ़ा है कि वाटर का फ्लो कैसे होता था जब हमारा प्रेशर डिफरेंस था। एक बॉल ऊपर से नीचे कैसे गिरती थी जब हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स हाइट में डिफरेंस था। अब और करंट का फ्लो कैसे हुआ या चार्जेस का फ्लो कैसे हुआ जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग और फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके नेम के बाद ही ये ओम्स लॉ पढ़ा है। अब वो कौन साइंटिस्ट थे आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है, मैं नेम नहीं बता रही हूँ। आई विल आस्क यू इन द लाइव क्लास द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने इन दोनों रिलेशनशिप को स्टडी किया। उन्होंने एक कंडक्टर लिया, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और फिर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखा। इस एक्सपेरिमेंट को, इसके बेस पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसको हम लैब में भी वेरीफाई करेंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। अब व्हाट डज द ओम्स लॉ सेज? इट सेज दैट इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और साइज ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, मींस सारी फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट हैं, देन the electric current which is flowing through a conductor is directly proportional to the electric potential difference applied across its end. Means अगर मैंने एक रेजिस्टर ले लिया, so this is a resistor, अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। आपके एनसीईआरटी में इसका लॉ का जो स्टेटमेंट दिया है वो इस तरीके से दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain constant. मीन्स फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये लिखें या हम ये लिख दें कि एक एनसीईआरटी ने ईज करने के लिए हमें ये V इज प्रोपोर्शनल टू I दे दिया है। एक्चुअली ये I इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, क्योंकि V अप्लाई होता है तब करंट फ्लो होता है, इसलिए I इज प्रोपोर्शनल टू V। बट हम इसे रिवर्स भी ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका लॉ का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ends of a metallic wire is in the circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain constant. और अगर हम इसके स्टेटमेंट ऐसे भी लिखते हैं, if the physical conditions like temperature, pressure, and size is kept constant, then the electric current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across it, and that is also right. दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वो क्यों होती हैं अभी मैं एक एक्स्ट्रा में आपको समझा दूंगी, वो आपको लिखना नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए भी V is proportional to I, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा and that constant is R, and R is known as electrical, this R is known as electrical resistance। ये है क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये हर एक कंडक्टर, हर रेजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो V इज इक्वल टू IR। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। अब इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला ड्राइव होगा, R इज V बाय I, यानी कि
आर जो है वो V बाय आई की रेशो होती है, और वो फॉर अ कंडक्टर जिसका फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसकी स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताई है वो आई प्रोवाइड यू इन द नोट्स, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट। और R is V upon I. It is a ratio of potential difference and current. अब हम अगर ये रेजिस्टर लेंगे और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे तो V और I के बिटवीन अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो किस टाइप का आएगा। मैंने बोला कि अगर फिजिकल कंडीशंस हमारी चेंज नहीं हो रही है तो ये रेशो कांस्टेंट रहेगी। अब डियर स्टूडेंट्स आप बताइए कि अगर हमें किसी चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है दो क्वांटिटीज के बीच में जिसमें रेशो उनकी कांस्टेंट रहे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये सोचिए थोड़ी देर। यस, वेरी गुड, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्लैंट लाइन। किस तरीके से देखिए, अगर मैं y एक्सिस पे v रखती हूँ और इधर I रखती हूँ और इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन का जब मैं स्लोप निकालूंगी यानी रेशो निकालूंगी किसी भी वैल्यू पे, सपोज अगर मैं यहाँ वैल्यू ले लेती हूँ 0, 2, 4, 6 और ये एम्पियर्स में है, करंट एम्पियर में होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये किस में दिया हुआ है, वोल्ट्स में, 2, 3 इस तरीके से है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे निकालें तो स्लोप कैसे निकलता है, दिस अपॉन दिस, तो 4 अपॉन दिस इज 2, दिस वैल्यू इज 2 एंड द स्लोप इज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू, अब हम इस लाइन का अगर स्लोप निकालें तो क्या होगा, this line upon this line and the value of this is 2 volt and the value of this is 4, that will come out to be half. Yes, what is the SI unit of resistance? SI unit of resistance, that is ohm. It is ohm, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओम्स। यहाँ पे हम ओम का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस डिफाइन 1 ohm and let us plot another graph between I and V। जब यहाँ पे हम I लेंगे और यहाँ V लेंगे तब कैसा ग्राफ आएगा, देखिए। Now as we know resistance is denoted by letter R, that is capital R, and it is a ratio of V by I and its SI unit is ohm, और एक ग्रीक लेटर है ओमेगा जो इसे यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए ओम। अब ये इसके ऐसा यूनिट हो गए। अब इसको हम 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे। अब 1 ओम हमें पता है, ये सारी चीजें 1 1 कर दो, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर। तो 1 ओम वो रेजिस्टेंस है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए किसी एक कंडक्टर में और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और जो करंट है वो फ्लो होता है, इस टर्म्स को याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग 1 एम्पियर करंट, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 1 ohm. That resistance is 1 ohm. So this is the definition of 1 ohm. Now this is the VI graph. अगर हम इसको रिवर्स कर दें एक्सेस को तब कैसा ग्राफ बनेगा I और V में।
अगर इधर आई है और इधर v है, देन ऑल्सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर फिजिकल कंडीशंस सेम है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जब भी हम इसको लैब में भी वेरीफाई करेंगे तो हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे डिफरेंट रीडिंग्स लेकर के, और V और I की रेशियो निकालेंगे, मीन्स रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमेशा सेम आएगी। ये लैब में मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। नाउ लेट अस डू some questions based on this. Now, example 12.3, which is given on page number 208 of your NCERT. Now, the question is, how much current, means हमें current निकालना है, will an electric bulb draw from a 220 volt source? बेटा 220 volt source एक ये AC source है, जो हमारे घर में जैसे वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो दिस इज एसी सोर्स, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? करंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एक पार्ट में, क्या गिवन है? गिवन है जो हमारी वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है वो है 1200 ओम। हमें निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो अब हम इसके बीच में V, I और R के बीच में रिलेशनशिप है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस बताइए। वेरी गुड, ओम्स लॉ। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR, तो इससे I की वैल्यू आ जाएगी V/R। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। (0.18 एम्पियर इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट। बेटा ये ओम्स लॉ को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल से भी समझा देती हूँ, बहुत अच्छा तरीका है उसको याद करने के लिए। हमें बार बार फॉर्मूला, क्योंकि V इक्वल टू IR से ही तीन फॉर्मूला निकल आएंगे। ये देखो, जब तीन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप दिया होता है, दो हमें दिए होंगे, तीसरी हमें निकालनी होगी। अब वो इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इस टाइप का रिलेशनशिप हो, जैसे V इक्वल टू IR, या कोई और हमारे पास रिलेशनशिप है, तो हम उसको कैसे याद करें? देखो बेटा, ये रिमेम्बर करने की ट्रिक है। अगर आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे V इज इक्वल टू IR है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, किसके बीच में? इस फॉर्मा तीन क्वांटिटीज V, I, R। तो V इज इक्वल टू IR मीन्स जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर हम हाथ रख देंगे। जैसे V के ऊपर हमें V फाइंड आउट करना है तो V पे हाथ रखेंगे, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हमें I निकालना है तो दैट इज V/R। अगर हमें R निकालना है दैट इज V/I। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, इस ट्रायंगल को बना के। ये किसी भी तीन क्वांटिटीज के बीच में अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो हम इसको याद बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, जो चीज आपको निकालनी है आप उस पर हाथ रखिए। जैसे V निकालना है दैट इज इक्वल टू I इंटू R, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। I क्या है? V/R, और R क्या है? V/I। तो ये याद करने का मेथड है। नाउ द B पार्ट, लेट अस डू द B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज, लेट मी रब दिस।
जाएगा बी पार्ट, हाउ मच करंट, हमें फिर से क्या निकालना है, करंट आई, विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल है, ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, दिस इज वोल्टेज, यानी हमें टू फाइंड किया है, हमें करंट निकालना है, गिवन क्या है 220 वोल्ट है, वोल्टेज हमें 220 वोल्ट दी है फिर से, और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम, रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, V की वैल्यू 220 एंड इसकी 100, तो दिस विल बी 2.2 एम्पियर, दिस इज द आंसर। तो नाउ let us do the next question. Now next question is, that is example 12.4, which is given on page number 208. Now the statement of the question is, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. This is the potential difference given, this is the value of V when it is when it draw a current of 4 ampere. करंट कितना ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, what current will, एक मिनट, let me check the question. It is given, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draw a current of 4 ampere from a source. जब वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है, एंड व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यानी जब वो 60 वोल्ट का था, क्या गिवन है कि 60 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट वो ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। जब ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट हो जाता है, तो हमारा करंट कितना होगा, इसको हम आई डैश ले लेते हैं, करंट कितना होगा ये हमें बताना है। बेटा इस केस में हमें ये पता है कि अगर हमारे पास V और I है, तो क्या हम रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक हीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारे उसकी हीटर की चेंज नहीं होगी, केवल उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें करंट फ्लो भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। तो हम इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर से V बाई आई। मैंने आपको बताया था ना, एक ट्रायंगल बनाइए, याद कैसे करेंगे, R निकालना है तो इट इज V बाई आई। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं, इट इज 60 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल करेंगे, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 50 ओम। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, और वोल्टेज है 120 वोल्ट, हमें ये जो दे रखा है कि हमने इसको 120 वोल्ट कर दिया है, तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है आई डैश। आई डैश क्या हो जाएगा, अब आई क्या होगा V बाई आर, फॉर्मूला V बाई आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, V हो जाएगा 120 अपॉन 15, इसको कैंसिल करते हैं, आई डैश की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। बेटे यूनिट्स का ध्यान देना है, यूनिट्स आपको जरूर लिखनी है, यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हाफ ऑफ मार्क कट हो जाएंगे। तो आई डैश हमारा 8 एम्पियर आया। जब आपने देखा कि वैल्यू हमारी 60 वोल्ट थी, तो करंट 4 एम्पियर था। अब देखेंगे रिलेशनशिप, अब ओम्स लॉ को कैसे इधर विजुअलाइज करेंगे। V और I जो होती है उसकी रेशो जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जिस प्रोपोर्शन में V बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में I भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ये 120 हुआ है यानी 2 टाइम्स बढ़ा है, तो 4 भी 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए। यस, न्यूमेरिकली भी हमने फाइंड कर लिया कि वो 2 टाइम्स बढ़ गया है। तो V और I की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यही हमारा ओम्स लॉ है। नाउ लेट अस डू सम more questions.
Now next question is NCERT exercise page number 221 question number 8. Exercise का ये question है. Now when 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. This is current and it is given in milliampere. Milli means 10 raised to power negative 3. Find the value of the resistance of the resistor. बेटा सबसे पहले तो ये रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस एक मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. इट इज अ प्रॉपर्टी. और रेजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जिसका हमने सिंबल देखा था. ठीक है, ये कंपोनेंट है. इट इज यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. ये एक्स्ट्रा हम लगाते हैं. मैं आपको लैब में से दिखाऊंगी भी रेजिस्टर किस टाइप की होती है. जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिस्टेंस. जैसे अगर ये कहें कि हमें 5 ओम का है तो दिस रेजिस्टर इज ऑफरिंग 5 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, रेजिस्टर एक कंपोनेंट हो गया. तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है गिवन. गिवन क्या है? इसके अंदर हमें करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर. दैट मीन्स 2.5 मिली मीन्स 10 raised to power negative 3 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. एंड हमारे पास बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस is 12. अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाय आई. हर न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये आपको लिखना जरूरी है. अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ तक 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. अभी 12 अपॉन 2.5 इंटू ये 10 टू पावर -3 है, उसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा इतने एम्पियर. अब हम इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं. देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बिकम 120 अपॉन 25 इंटू 10 raised to power 3 एम्पियर. इसको डिवाइड करके देखते हैं. फोर 4.8 10 की पावर 3 लिख दो, या 10 की पावर 3 को आप किलो भी लिख सकते हो, या आप केवल 10 की पावर 3 लिख दे. दोनों मेथड में ये सही है. R इज किलो ओम, नॉट एम्पियर, किलो ओम. दिस इज द आंसर. इसको मैं अगर इस आंसर को अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं कि R इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 raised to the power 3 ओम, तो भी ये ठीक है. और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं किलो ओम. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी जो हम लैब में करेंगे एक्चुअली, बट यहाँ मैं सर्किट डायग्राम से बता रही हूँ कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे लैब में. तो सर्किट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और किस तरीके से हमें रीडिंग लेनी है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब इसमें 2 टाइप के सर्किट डायग्राम है. एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 204 पे कि एक्टिविटी 203 पे एक्टिविटी 12.1 है. ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है और ये सर्किट डायग्राम दिया है. और एक मैं आपको और बताऊंगी जो एक्चुअली हम लैब में करेंगे. जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो पोटेंशियोमीटर लेके किया हुआ है, और जो हम लैब में करेंगे वो रियोस्टेट लेके करेंगे. दोनों सेम है, दोनों सर्किट डायग्राम सही है. दोनों में से अगर आपको आया था पेपर में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, तो आप दोनों में से कोई भी ड्रॉ करेंगे
तो दोनों आपके सही माने जाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये किस तरीके से करने हैं, अदरवाइज ये मैं आपको लैब में परफॉर्म करके बताऊंगी। नाउ एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें समझना क्या है कि हमें एक रेजिस्टेंस वायर लेनी होगी। रेजिस्टेंस हमें पता है कि जैसे नाइक्रोम से बनता है, एलॉय होता है, तो सपोज ये नाइक्रोम वायर हमने ले ली, ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस की होगी, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता। हम इसके थ्रू डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जिससे इसके थ्रू जो करंट है वो वेरी करे, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगी तो करंट वेरी होगा, करंट वेरी होगा तो V और I की वैल्यू आएगी और V I की रेशो से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए। तो डिफरेंट V एंड I की वैल्यू पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रेशो है वो कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेटा सर्किट में करंट वेरी करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ले लें, कोई हमारे पास सोर्स ऐसा हो कि वो वेरिएबल हो, जैसे ये मैंने सेल्स ले लिए, 4 सेल्स है लेटर से 1.5 वोल्ट के, तो हमने उसको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रखे और यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगी, अगर मैंने इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में चारों के चारों सेल कनेक्ट हो गए। जब ये इधर कनेक्ट होगा तो केवल ये 3 ही सर्किट में आएंगे, जब ये इधर कनेक्ट होगा तो 2 ही सेल्स आएंगे, जब ये इधर कनेक्ट होगा तो 1 ही सेल आएगा। तो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। इसके लिए अलग से सोर्स भी आता है, पोटेंशियोमीटर आता है। तो हम जो है ये वेरिएबल सोर्स हम लेंगे इधर। तो एक्चुअली ये वाला सेटअप हमारे लैब में अवेलेबल नहीं है कि हम अप्लाइड वोल्टेज को इस तरीके से नॉब वाला सेटअप हो कि हम इसकी वोल्टेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का हो और हम इसको चेंज कर सके। तो ये इसलिए हम इसको करने का एक दूसरा तरीका होता है कि हम रियोस्टेट यूज करेंगे। हम बेसिकली हमारा मेन पॉइंट है कि हमें सर्किट का करंट वेरी करना है, जो करंट वैल्यू जो इसके अंदर आएगी वो वैल्यू वेरी करे। अब ये जो करंट इसमें वैल्यू होता है दैट इज ओवरऑल सर्किट करंट। वो कैसे निकलता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस से। तो या तो हम अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट हमने दे रखे हैं, एक बार 1 सेल कनेक्ट हुआ, देन 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब ये वाला हमारे पास नहीं है तो हम रियोस्टेट लेंगे। अगर रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है कि अप्लाइड वोल्टेज को चेंज किए बिना हम सर्किट का करंट चेंज कर दें बाय चेंजिंग द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जब अगर रियोस्टेट अगर एक सीरीज में लग जाएगा तो उसकी सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी और करंट चेंज हो जाएगा। अब रियोस्टेट में भी क्या होता है, डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं। जैसे अब इस सर्किट में मैंने रियोस्टेट लिया है, अब ये पॉइंटर या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जैसे पॉइंट पे आएगा इस रियोस्टेट की वैल्यू चेंज होगी और ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हो जाएगी, जिससे ओवरऑल करंट वेरी हो जाएगा। यानी कि दिस एंड दिस को हम ऐड कर देंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम ये वाला जो मेथड है वो लैब में यूज करेंगे, क्योंकि इस तरीके का सेटअप हमारे पास नहीं है। तो अब ये आपको समझ आ गया, ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। तो डायग्राम ये भी सही है, डायग्राम ये भी सही है, दोनों में से आप कोई भी अगर ड्रॉ करके आएंगे पेपर में, दोनों सही होंगे। हमें इसमें एमीटर की रीडिंग लेनी होगी, वोल्टमीटर की रीडिंग लेनी होगी, अलग अलग रीडिंग लेंगे और देखेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ये सेम आएगी और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, VI ग्राफ, और वो देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं आ रही। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आता है इसी के साथ में कि एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे लेनी है। अब इसके लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आपको पता है तो वो मिनिमम रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो हमारे पास जो वोल्टमीटर और एमीटर है वो एनालॉग है। तो अभी मैं आपको लीस्ट काउंट का भी मतलब समझा देती हूँ कि किस तरीके से होगा, वो भी कॉन्सेप्ट हम लैब में यूज करेंगे। लीस्ट काउंट, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डायग्राम दे देंगे वोल्टमीटर या एमीटर का और आपसे पूछेंगे कितनी इसकी करंट की वैल्यू है, या ये पूछ लेंगे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है।
तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट लीस्ट काउंट. नाउ लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या है? कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं. देखो ये कुछ एक एमीटर का मैंने पैनल बनाया है, एनालॉग एमीटर का, कि क्या फ्रंट में दिखता है, किस तरीके से रीडिंग होती है. यहाँ पे ऐसे ए लिखा है, यानी कि इसकी जो रेंज है 0 to, इसकी जो रेंज है वो 0 to 5 एम्पियर की है, क्योंकि मेजरमेंट यूनिट एम्पियर है. अब और ये एक सिंबल बना हुआ है. ये सिंबल आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं. डिटेल आपको नहीं पढ़नी, हायर स्टडीज में जाएंगे तो पढ़ेंगे. परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये उसका एक सिंबल होता है, वो हर एक इंस्ट्रूमेंट में बना होगा. अब आपको तो बेसिकली देखना है इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है. अब ये इसकी रेंज है 0 to 5 एम्पियर. अब देखो, और इसका जीरो एरर कितना है? जीरो एरर, ये हर एक इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आपको जीरो एरर देखना होता है कि अगर 0 से 0 कॉन्सेट कर रहा है, यानी कि पॉइंटर अभी इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं हुआ, तो ये एरो 0 पे इंडिकेट होना चाहिए, तो जीरो एरर नील है. कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो उसका जीरो एरर नील करना होता है. ठीक है, ये आप नील करने के लिए एक नॉब प्रोवाइड की जाती है, इसमें उसको आप हिलाएंगे तो ये नील हो जाएगा. अब बात आती है लीस्ट काउंट की. लीस्ट काउंट के लिए अब इसकी जो भी पहला रीडिंग है, पहला रीडिंग क्या है? 1 एम्पियर. तो 0 से लेकर 1 तक कितनी डिविजन्स हैं? तो देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10. देयर आर 10 डिविजन्स बिटवीन 0 to 1. तो लीस्ट काउंट जो हो जाएगा 1 वोल्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर. दिस इज द लीस्ट काउंट. ऐसे ही अगर ये वोल्ट मीटर दिया है तो उसका हम देख लेंगे पहली रीडिंग है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, उसको नंबर ऑफ डिवीजन से पहली रीडिंग को, जैसे 1 वोल्ट है उसमें 1 वोल्ट होगी तो 1 है, 5 है तो 5 होगी, कितने डिवीजन में डिवाइड किया उसको डिवाइड करके उसको हम उसका जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम लीस्ट काउंट निकालते हैं. तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान रखनी है. नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. नाउ फॉर होमवर्क you have to note down the notes provided in PDF form. ये मैं आपको असाइनमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और लिंक में भी प्रोवाइड कर देंगे. एंड यू हैव टू रीड योर NCERT फ्रॉम पेज नंबर 203 to 205 बिफोर 12.2 एक्टिविटी. देखो बेटा, ये पेज नंबर 205 में ये एक एक्टिविटी दी है, ये आपको अभी रीड नहीं करनी है, मैंने नहीं बताई. ये इस पैराग्राफ तक, यहीं तक हमें रीड करना है, इसके ऊपर वाले पैराग्राफ तक पेज नंबर 205 पे रीडिंग करनी है. एंड डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन इन द नोट्स. नोट्स में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी एक्स्ट्रा, वो आपको करने हैं. थैंक यू.